हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2006 में रिलीज हुई मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को 1981 में। फिल्म का मेन कैरेक्टर क्रिस गार्डनर है, जो पैसे कमाने के लिए मेडिकल डिवाइस बेचता है। अपने डेली शेड्यूल में वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को एक डे केयर में छोड़ देता है और बाद में अलग अलग अस्पतालों में जाता है, जिससे वो अपने डिवाइस को बेच सके। क्रिस बताता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसे महीने में कम से कम एक डिवाइस बेचने की ज़रूरत है, लेकिन लगभग हर अस्पताल उस डिवाइस को महंगा और बेकार मानता है। इस वजह से उसके बिजी होने के कारण उसे अपनी पत्नी लिंडा, जो कि डबल शिफ्ट में काम करती है, उससे अपने बेटे को डे केयर से लेने के लिए कहना पड़ा। उस रात खाना खाते समय क्रिस एक रूबिक क्यूब को देखता है और उस समय ये एक नया खिलौना था। लिंडा उससे पूछती है कि क्या उसने सारे लोन्स और टैक्सेस भर दिए हैं, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि अभी उसे एक और एक्सटेंशन फाइल करनी पड़ेगी। ये सुन के लिंडा को और टेंशन हो जाती है। इसके बाद वो अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। लिंडा के जाने के बाद क्रिस रूबिक्स क्यूब को सुलझाने की कोशिश करता है और ये उसे काफ़ी आसान लगता है। अगले दिन सड़क पर चलते समय वो एक बिजनेसमैन को एक अच्छी कार के साथ देखता है। क्रिस उससे पूछता है कि वो आदमी क्या करता है और वो आदमी उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस कहता है कि इस नौकरी के लिए तो बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत होती होगी, पर फिर वो आदमी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक इंसान को अपनी मैथ्स और सोशल स्किल्स पर भरोसा होना चाहिए। इस बातचीत के बाद क्रिस सोचता है कि उसके आसपास के लोग तो बहुत खुश हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वो 6 बजे घर जा रहा है, क्योंकि उसे स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए अप्लाई करना है। लिंडा को ये बात जोक जैसी लगती है। क्रिस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि लिंडा उससे सहमत नहीं है। फिर वो लिंडा से बहस करता है और लिंडा उससे कहती है कि अभी उन्हें 2 महीने का किराया और भरना है। बाद में क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म के पास अप्लाई करने के लिए जाता है, पर क्रिस अपने मेडिकल डिवाइस को एक स्ट्रीट परफॉर्मर के पास छोड़ देता है, क्योंकि वो इसे लेकर अंदर नहीं जाना चाहता था। हालांकि क्रिस इस फैसले को अपनी लाइफ की एक बड़ी बेवकूफ़ी बताता है, क्योंकि जब वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो वो बॉस के पीछे से देखता है कि स्ट्रीट परफॉर्मर डिवाइस के साथ भाग रहा है। ये देखकर क्रिस अपना एप्लीकेशन लेके वहां से भाग जाता है। हालांकि तब तक स्ट्रीट परफॉर्मर ट्रेन से भाग जाता है। अगले दिन क्रिस लिंडा से वादा करता है कि वो डिवाइस को अब कैसे भी करके बेच देगा। फिर वो क्रिस्टोफर को डे केयर में लाता है, जहाँ क्रिस उसे बताता है कि जैसे हैप्पीनेस वर्ड को डे केयर की दीवारों पर दिखाया गया है, उससे उल्टा हैप्पीनेस शब्द में वाई तो होता ही नहीं। फिर वो अपने बेटे को अपना निकनेम टैन गैलन हेड के बारे में बताता है। उसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो टेक्सास से है, जहां लोग बड़ी सी काउबॉय हैट्स पहनते हैं। बाद में क्रिस डीन विटर रेनॉल्ड्स के पास भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाता है और पर्सनली डीन विटर के रिसोर्स हेड जे ट्वीजल को देता है। हालांकि उनकी बातचीत बहुत छोटी होती है, क्योंकि जे जल्दी में है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्रिस सड़क पर स्ट्रीट परफॉर्मर और उसके साथी को चोरी हुए डिवाइस को ले जाते हुए देखता है। क्रिस गुस्से में उनका पीछा करते हुए कहता है कि उसने अपनी लाइफ की पूरी बचत इस पे खर्च कर दी, इसलिए वो इस डिवाइस को खोना नहीं चाहता। दोनों का पीछा करने के बाद आखिरकार उसे अपना डिवाइस वापस मिल जाता है। हालांकि अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब उसके पास 2 डिवाइस हैं, जिन्हें बेचना अब और भी मुश्किल है। बाद में उस दिन लिंडा उन दोनों डिवाइस को देखती है और पूरी तरीके से दुखी हो जाती है। अपने बेटे को उसका बर्थडे गिफ्ट के लिए बास्केटबॉल देने के बाद क्रिस लिंडा से बात करता है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन लिंडा ये सुनना ही नहीं चाहती। अगले सीन में क्रिस जे से बात करता है जब वो टैक्सी कर रहा होता है। क्रिस उसे उस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता है जो उसने 1 महीने पहले जमा किया था, लेकिन जे उसे बताता है कि उसे कहीं जाना है और वो क्रिस से बात नहीं कर सकता। फिर वो टैक्सी करने लगता है, बट क्रिस उसे बताता है कि उसे भी वहीं जाना है जहां जे को जाना है। इस वजह से दोनों एक ही टैक्सी लेते हैं। टैक्सी के अंदर जे रूबिक क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जबकि क्रिस अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी के बारे में बता रहा था। रूबिक्स क्यूब को देखकर क्रिस उसे सॉल्व करने के लिए कहता है। पहले तो जे को उस पर विश्वास नहीं होता, हालांकि जब क्रिस उसे सच में सॉल्व कर देता है तो जे इम्प्रेस हो जाता है और फिर जे का स्टॉप आ जाता है और वो टैक्सी से उतर जाता है। मतलब अब टैक्सी का किराया क्रिस को भरना था। क्रिस किराया भरने से बचने के लिए टैक्सी के स्टॉप लाइट पे रुकने का वेट करता है और टैक्सी के वहां रुकते ही क्रिस वहां से भाग जाता है और ट्रेन में सक्सेसफुली घुस जाता है। लेकिन ट्रेन का दरवाजा उसके हाथ पर बंद होने के बाद
उसका डिवाइस पीछे ही छूट जाता है। उस दिन क्रिस लिंडा को कॉल करता है और समय पर ना आने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन लिंडा उस पर गुस्सा करती है और क्योंकि उसकी शिफ्ट छूट गई थी, और क्रिस को बोलती है कि वो क्रिस्टोफर को वहाँ से लेके जा रही है। फिर क्रिस अपनी पत्नी और बेटे को खोजने के लिए घर वापस आ जाता है। हालांकि तभी क्रिस को जे का कॉल आता है और वो उसे अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, जिससे कि वो अगले दिन बात कर सके। अब आसपास कोई भी पेन या पेपर नहीं था, तो क्रिस को पूरा नंबर याद करना होता है और वो पास की दुकान में जाके उसे एक पेपर पे लिख देता है। अगले दिन क्रिस लिंडा के पास जाता है उससे बातचीत करने के लिए, बट इसके बाद लिंडा बोलती है कि अब वो उससे खुश नहीं है बिल्कुल भी। क्रिस कहता है कि लिंडा उसे छोड़ सकती है पर उनके बेटे को नहीं ले जा सकती। उसके बाद क्रिस क्रिस्टोफर को घर वापस ले आता है। उस रात मकान मालिक क्रिस से बोलता है कि वो अपना रेंट भर दे, पर क्रिस उससे कहता है कि बस वो उसे कुछ दिन की मोहलत और दे दे। लैंडलॉर्ड मान जाता है और वो कहता है कि वो 10 दिन तक और रह सकते हैं, पर इस शर्त पे कि क्रिस को रूम की दीवारें खुद ही पेंट करनी होंगी। अगले दिन जब क्रिस दीवारें पेंट कर रहा होता है तो उसे अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलने पर क्रिस देखता है कि 2 पुलिस वाले आ रखे हैं जो उसे स्टेशन ले जाने आए हैं। क्रिस पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे पार्किंग का टिकट के जो पैसे थे उसे पे कर देता है, बट पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि वेरिफिकेशन में अभी टाइम लगेगा और वो अगली सुबह तक घर वापस नहीं जा सकता। अब क्रिस के पास कोई और चारा नहीं बचता और वो लिंडा को कॉल करता है कि वो उनके बेटे का ध्यान रखे। लिंडा भी मान जाती है, पर इस शर्त पे कि वो उनके बेटे को देर से वापस लौटाएगी। अब इस वजह से पूरी रात क्रिस जेल में ही गुजारता है। अगले दिन क्रिस जेल से बाहर निकलते ही जल्दी से इंटरव्यू के लिए भागता है। जब वो डीन विटर्स के यहाँ पहुँचता है तो वो पुराने कपड़े पहन के ही चला जाता है, क्योंकि उसके पास कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं था। जब वो वहाँ पे पहुँच गया तो पैनल बहुत नाराज़ होता है क्रिस से, क्योंकि उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे हैं, पर वो बिना बात को घुमाए फिराए पैनल से सीधा कह देता है कि कल क्या क्या हुआ उसके साथ और कैसे वो अरेस्ट हो गया। अब इंटरव्यू शुरू होता है। शुरुआत में तो क्रिस किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाता, बट इंटरव्यू एंड होते हुए वो पैनल को इम्प्रेस कर ही लेता है। इसके बाद जे क्रिस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने बिना फॉर्मल कपड़े पहने हुए भी इंटरव्यू पास कर लिया। हालांकि क्रिस जे को बताता है कि वो इस जॉब के बारे में अभी सोचेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटर्नशिप है और इसके उसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, बट जे फिर भी उसे कहता है कि वो काम को कंटिन्यू रखे। इसके बाद क्रिस तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे का वेट करता है। लिंडा क्रिस्टोफर को लेके घर वापस आती है। उस रात जब क्रिस्टोफर सो जाता है तो लिंडा उसे बताती है कि अब वो न्यूयॉर्क जा रही है वेट्रेस का काम करने। क्रिस भी उसकी बात मान लेता है, बट वो कहता है कि उनका बेटा क्रिस के साथ ही रहेगा। लिंडा भी यही सोचती है कि क्रिस क्रिस्टोफर का ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकता है, सो वो दुखी होकर उन दोनों को छोड़ के चली जाती है। अगले दिन अपने दोस्त की मदद से क्रिस खुद और अपने बेटे को साथ लेके एक पास के ही होटल में शिफ्ट हो जाता है। अब ये सैटरडे का दिन था, तो क्रिस अपने बेटे को साथ में बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। बास्केटबॉल खेलते वक्त क्रिस्टोफर क्रिस को बताता है कि उसका सपना है कि वो एक प्रो प्लेयर बने। हालांकि क्रिस उसे बताता है कि वो लोग गरीब हैं, तो उसे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, बट जैसे ही वो देखता है कि उसका बेटा दुखी हो रहा है, वो अपनी बात बदल लेता है और अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने के लिए एनकरेज करने लगता है। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ क्रिस अपना डिवाइस बेचता है और दोनों बाप बेटे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। इसके अगले दिन क्रिस अपनी इंटर्नशिप के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे लंच के समय क्रिस मिस्टर फोमन से सड़क पर मिलता है, बट उनकी बात ज़्यादा टेक नहीं पाती, क्योंकि क्रिस को तुरंत वहाँ पे वो डिवाइस मिल जाता है जो उससे छूट गया था। क्रिस आदमी का पीछा करता है उस डिवाइस को वापस लेने के लिए, बट वो फेल हो जाता है क्योंकि वो एक कार से टक्कर खा जाता है, और जब वो वापस उठता है तो उसे दिखता है कि उसका एक जूता भी गायब है। तो इसके बाद वो प्रोग्राम में वापस आ जाता है, वो भी केवल एक जूता पहन के। इसके बाद हमें फिल्म में बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे क्रिस से ऑफिस का हर छोटा मोटा काम कराया जा रहा था। इसके नेक्स्ट सीन में क्रिस बैठ के सोचता है कि उसे तो कोई सक्सेस मिल ही नहीं रही है, उसकी तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट सीईओ से बात करेगा, जिससे शायद कुछ हो पाए। लकीली उसे सीईओ से मिलने का मौका भी मिल जाता है, पर जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है, उसका इंटर्नशिप बॉस मिस्टर प्रकाश
उसे कहता है कि वो उसकी कार पार्क कर दे। अब इसकी वजह से क्रिस की सीईओ से मीटिंग छूट जाती है। उस रात खाना खाते वक्त क्रिस अपने बेटे को बताता है कि वो उसके साथ कहीं ट्रिप पे चले। पहले तो उसका बेटा मानता नहीं, बट फिर जैसे ही क्रिस उससे कहता है कि वो फुटबॉल गेम के लिए जा रहे हैं तो क्रिस्टोफर उसके बाद मान जाता है। अगली सुबह क्रिस सीईओ के घर जाता है और वहाँ वो मिस्टर रिबन को थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे मिलने का इतना बढ़िया मौका दिया। इसके बाद मिस्टर रिबन क्रिस और उसके बेटे को फुटबॉल गेम के लिए इनवाइट करते हैं। क्रिस इसे एक अच्छे मौके की तरह देखता है और चलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जब गेम चल रहा होता है तो मिस्टर रिबन क्रिस को बताते हैं कि उन्हें क्रिस तो पसंद है, बट वो अभी उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब क्रिस दुखी तो होता है, बट वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि एटलीस्ट उसे मिस्टर रिबन और उसके बिजनेसमैन फ्रेंड से बात करने का मौका तो मिला। अब हमें लग रहा था कि सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बट तभी आईआरएस क्रिस के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि उसने टैक्सेस नहीं भरे थे। इसके बाद क्रिस कंगाल हो जाता है और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसे उसने पहले पैसे उधार में दे रखे थे, बट उसका फ्रेंड कहता है कि उसने पैसे वापस लौटा दिए हैं और दोनों के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद क्रिस और क्रिस्टोफर को मोटेल वापस जाना होता है और क्रिस बहुत गुस्से में होता है। अब कुछ देर बाद क्रिस को फाइनली वो डिवाइस दिख जाता है जो उससे छूट गया था। वो डिवाइस मिलते ही वो अलग अलग जगह जाता है जिससे वो उसको बेच सके, बट बाद में उसे एक हॉस्पिटल से पता चलता है कि वो डिवाइस तो टूटा हुआ है। फिर भी हॉस्पिटल वाले उससे ये कहते हैं कि अगर वो उसे ठीक करवा लेता है तो वो तब भी उसको खरीद लेंगे। ये सोच के क्रिस बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। उस रात जब वो होटल वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि होटल वालों ने उनका सारा सामान रूम से बाहर फेंक दिया है। क्रिस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, बट अब लॉक भी चेंज हो चुका था। अब क्रिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों एक ट्रेन के स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ क्रिस्टोफर अपने फादर से पूछता है कि जो उसने मशीन पकड़ रखी है क्या वो टाइम मशीन नहीं है। क्रिस बोलता है उसके बेटे को नहीं, ये टाइम मशीन ही है। इसके बाद क्रिस वहाँ पे एक बटन को प्रेस करता है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि अब वो डायनासोर के ज़माने में पहुँच चुके हैं। क्रिस्टोफर भी खुशी खुशी अपने पापा की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद ये दोनों एक बाथरूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे दोनों को पूरी रात गुजारनी पड़ती है, पर जब उसका बेटा सो रहा होता है तो क्रिस अपनी ज़िंदगी की इस हालत को देख के रोने लगता है। अगले सीन में क्रिस और उसका बेटा होमलेस शेल्टर जाते हैं, बट वहाँ पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उस शेल्टर में केवल वुमेन और चिल्ड्रन ही अलाउड थे। इसके बाद ये दोनों दूसरे होमलेस शेल्टर में जाते हैं जहाँ ऑलमोस्ट उन्हें लाइन से बाहर निकाल ही दिया गया होता है क्योंकि वहाँ पे सारे रूम भर चुके थे, बट किस्मत से जैसे तैसे करके उनको एक रूम मिल ही जाता है और वो होमलेस शेल्टर में चले जाते हैं। अब होमलेस शेल्टर के अंदर क्रिस डिवाइस को फिक्स करने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में क्रिस बताता है कि कैसे आजकल वो क्लाइंट से मीटिंग जल्दी निपटा देता है जिससे वो और उसका बेटा जल्दी से होमलेस शेल्टर की लाइन में जाके लग सके। अब सीन जंप करता है क्रिस और उसके बेटे की तरफ जो होमलेस शेल्टर में है जहाँ क्रिस अपने अगले दिन के इंटर्नशिप एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब अगले दिन क्रिस जल्दी से अपना इंटर्नशिप एग्जाम निपटा लेता है। अब जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे मिस्टर फ्रोम दिखते हैं जो कि अभी अभी टैक्सी से बाहर निकल रहे होते हैं। वो क्रिस से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। अब क्रिस के पास उस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो मिस्टर फ्रोम को $5 उधार पे दे देता है। अब पैसे कमाने के लिए क्रिस अपना खून डोनेट करता है। उसके बाद वो उन पैसों से डिवाइस का पार्ट खरीदता है और उसे फिक्स करता है। अब होमलेस शेल्टर में क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है क्या लिंडा ने उसे क्रिस की वजह से छोड़ा, बट क्रिस उसे दिलासा दिलाता है कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्रिस्टोफर कहता है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि क्रिस एक अच्छा फादर है। क्रिस उसके बाद डिवाइस को सही कर देता है और अगले दिन वो उसको बेच देता है। इससे उन्हें थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक होटल शिफ्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दोनों बीच के लिए निकल जाते हैं जिससे वो थोड़ा मूड चेंज कर लें। अगले सीन में बाथरूम में जेक क्रिस को उसके फाइनल डे पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे कहता है कि उसने इतने कम समय में इतने सारे क्लाइंट्स को सिक्योर कर लिया। अब क्रिस को मिस्टर फॉक्स बुलाते हैं और उसे मिस्टर फोम के ऑफिस तक ले जाते हैं जहां मिस्टर फोम नोटिस करते हैं कि क्रिस ने एक नई शर्ट पहन रखी है। क्रिस उन्हें बताता है
कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इंटर्न के तौर पे उसका एक आखिरी दिन था ये। मिस्टर फोम बताते हैं उसे कि अब वो इस शर्ट को कल भी पहन सकता है क्योंकि अब उसकी जॉब फुल टाइम हो चुकी है। ये सुनते ही क्रिस अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और पूरे पैनल को थैंक्स करता है। इसके बाद मिस्टर फोम उसे उसके $5 लौटा देते हैं जो उन्होंने उससे पहले बोरो किए थे। क्रिस इसके बाद ऑफिस के बाहर जाता है और वो बोलता है कि ये पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल पल है। इसके तुरंत बाद वो अपने बेटे के पास भाग पड़ता है और तुरंत उसे जाके गले लगा लेता है। अब मूवी में आखिरी में बताया जाता है कि क्रिस ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म बना ली है और फिल्म एंड होती है क्रिस और उसके बेटे के सड़क पे चलते हुए, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मजाक करते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है असली क्रिस गार्डनर जो कि वहाँ से निकलते हुए जा रहा होता है। आखिरी में हमें ये भी बताया जाता है कि क्रिस ने एक बहुत बड़ी $multi-million डील को सिक्योर कर लिया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।